5.3 लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है हम लोग बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखिए जो हमने बात किया था इसके पहले एरिस्टोटल ने ही सेड कि हर बॉडी में टेंडेंसी होता है रेस्ट पे आने के लिए। यहाँ पे एक करेक्शन किया है हमने, टेंडेंसी होती है स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब यह है कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको भी स्टेट ऑफ रेस्ट की तरह माना गया है। जैसे एरिस्टोटल ने एग्जांपल लिया था कि अगर आप कोई बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूअस फोर्स देना पड़ेगा क्योंकि वो बॉडी रुकने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे गैलीलियो जो है उसने एक करेक्शन किया। ही सेड कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन जो उसका रुकता है वो इस वजह से नहीं रुकता कि बॉडी में टेंडेंसी है रेस्ट पे आने की। ही सजेस्टेड वो बॉडी रुकती इसलिए है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब बात ये आती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या। देखिए इसको हम पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ लेते हैं, ये क्या चीज है। एक बॉडी अगर मैं मूव करा रहा हूं, मान के चलिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये जो बॉडी है जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगी, यहाँ पे हम लोग सॉलिड सरफेस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एयर रेजिस्टेंस वगैरह, उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस भी होता है बट सॉलिड, अगर हम कोई सॉलिड सरफेस पे मूव करा रहे हैं तो हम लोग उसके बीच के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों सॉलिड के बीच में जो फोर्स आएगा उस बारे में बात करेंगे। तो ये अगर बॉडी का मोशन राइट हैंड साइड पे है तो ये जो कांटेक्ट जो है इस बॉडी का और इस सरफेस का, यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स आएगा या रेजिस्टिंग फोर्स आएगा। इस रेजिस्टिंग फोर्स को नाम दिया फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये अपोज करेगा बॉडी के मोशन को। तो मोशन में कभी भी कोई बॉडी अगर रुकती है तो दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स and not due to tendency to come to rest। तो अब सवाल आता है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। देखिए हम इसके कॉमन एग्जांपल जो है वो अपने आसपास ही देख सकते हैं। अगर जैसे दो व्हीकल को अगर हम कंपेयर करें, एक ऑटो रिक्शा जो हम लोग शहर में आसपास देखते हैं और दूसरा ट्रैक्टर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, मेरे को इसको ऑब्जर्व करना है फ्रिक्शनल फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो एक ऐसा व्हीकल है जो कि डिजाइन किया गया है सिटी में मूव होने के लिए। मतलब उसका मोशन जो है वो एक अच्छे रोड पे, प्लेन रोड पे, ऑल्दो अभी बारिश पानी में रोड उतने अच्छे है नहीं, कभी ऑटो पे बैठो तो पता चल जाता है कि बारिश पानी आ गई, झटके लगते हैं हम लोगों को। बट ऑटो जो डिजाइन किया गया है दैट इज फॉर प्लेन रोड। ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं तो ट्रैक्टर आप कभी भी सिटी में तेजी से दौड़ते हुए नहीं देखेंगे, या कोई स्क्वायर पे आप ऐसा नहीं देखेंगे कि ट्रैक्टर खड़ा है और बर्डी 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 है पूछ रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ट्रैक्टर ऑटो का काम नहीं करता और ऑटो ट्रैक्टर का काम नहीं करता। ऑटो के जो चक्के होते हैं, अब हम लोग फ्रिक्शन पे आ जाते हैं, ऑटो के जो चक्के होते हैं वो छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, जबकि ट्रैक्टर के जो चक्के होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। बड़े होते हैं मतलब वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अब देखिए ट्रैक्टर को जो हम यूज करते हैं फॉर्म्स वगैरह में, जो खेत वगैरह में हम उसको लेके जाते हैं, तो वहां पे जो सरफेस है वो स्लिपरी होता है, आड़ा तिरछा होता है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है ग्रिप की। अब समझिए ये ग्रिप क्या होता है। ज्यादा ग्रिप का मतलब होता है ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको आप और एक चीज से समझ सकते हैं। जैसे आपने साइकिल तो चलाया ही होगा, साइकिल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक पतले चक्के वाली साइकिल होती है और एक मोटे चक्के वाली साइकिल होती है। तो पतले चक्के वाली साइकिल को चलाने के लिए इफोर्ट्स कम लगते हैं। जनरली जो एक बोला जाता है लेडीज साइकिल जो बोला जाता है
उसमें इफोर्ट्स कम लगते हैं। ऑन द अदर हैंड जिस साइकिल के चक्के बड़े हों उसको चलाने के लिए ताकत ज्यादा लगती है। अब देखिए चीज क्या हो रही है, ये जो हम पतले चक्के वाली साइकिल या मोटे चक्के वाली साइकिल बोल रहे हैं, या ये जो ऑटो या ट्रैक्टर वाली बात कर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, ट्रैक्टर का चक्का बड़ा होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो ग्रिपिंग ज्यादा होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब जैसा बोला जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। फायदा ये होता है कि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट कम होते हैं। अगर आपका रोड पे ग्रिप अच्छा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, तो आप व्हीकल पे प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है तो आप व्हीकल को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो स्लिप होता है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाने की वजह से उसको चलाने के लिए आपको जो एनर्जी लगती है या फोर्स लगता है या जो पावर लगता है वो ज्यादा लगता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जिस गाड़ी के भी चक्के थोड़े बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसमें ज्यादा होता है उसका एवरेज नहीं होता। एवरेज नहीं हो रहा मतलब मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं। और वहीं पे अगर आपको ज्यादा एवरेज वाली गाड़ी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके चक्कों पे ख्याल कीजिएगा, उसके जो टायर्स है वो पतले होते हैं, छोटे होते हैं और उसका ग्रिपिंग कम होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसमें मतलब जैसा मैंने कहा दोनों पहलू हैं, फायदा भी है नुकसान भी है। अगर आप ऐसा कोई मोशन चाहते हैं जिसमें आपका कंट्रोलिंग ज्यादा हो तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोलिंग की उतनी जरूरत नहीं है, स्पीड की ज्यादा जरूरत है, तो उस किस्से में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम किया जाता है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी नीड हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस व्हीकल में कम या ज्यादा करते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और भी है। जैसे मैं पहले सेमिनरी हिल्स में रहता था, तो मेरे घर का जो गैलरी था जहाँ पे मैं अक्सर बैठ के शाम को चाय पीता था अपनी वाइफ के साथ, तो हम दोनों वहां पे बैठ के चाय वगैरह पीते थे। सामने ही पहाड़ था बालोद्यान के पास वाला। तो वी ऑब्जर्व दैट वहां पे कई दफा कपल दिखते थे। तो एक दफा यानी कई दफा होता था, एक दफा ऐसे ही एक कपल पहाड़ पे चढ़ रहा था, चढ़ाई पे चढ़ रहा था। तो लड़का जो है वो आगे गया और उसने हाथ दिया और लड़की को ऊपर खींचा। तो जस्ट मैं और मेरी वाइफ उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मैं बोला तुमको पता है? मैं बोला ऐसा क्यों हुआ? तो माय वाइफ सेड क्यों हुआ? मैं बोला इसका रीजन है, मैं बोला कि इसका रीजन जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में है। तो मेरी वाइफ ने मेरे को देखा और बोले तुम पागल हो। देखिए एक्चुअली उसमें क्या होता है, जनरली जो बॉयज जो शूज पहनते हैं वो हैवी सोल वाले होते हैं, उसका ग्रिप ज्यादा होता है। लड़कियां जो फुटवियर पहनती हैं वो हाई हील या उसका जो डिजाइन ऐसा होता है जिसमें ग्रिपिंग कम होता है। दैट्स व्हाई ऐसे सीनेरियो हमको देखने मिलते हैं। तो जो इवन जो हम डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा अभी बारिश पानी का समय है, तो कोई ऐसा सरफेस रहता है या कोई रोड का ऐसा पार्ट रहता है जहाँ पे स्कूटी जैसी गाड़ी स्लिप हो जाती है, वहीं पे होंडा या बुलेट जैसी गाड़ी आराम से निकल जाती है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग ये जो बुलेट या पल्सर वगैरह जैसी गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो उसके चक्के का, उसके टायर का डिजाइन ऐसा होता है जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड स्कूटी या एक्टिवा इस टाइप की जो गाड़ी होती है उसके चक्के छोटे होते हैं एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। दैट्स व्हाई वो जल्दी स्लिप हो जाती है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कभी अगर कोई गांव वगैरह जाना हो तो ऐसा बोला जाता है स्कूटर की जगह बाइक लो। तो बाइक इसलिए क्योंकि हम गांव वगैरह जा रहे हैं, रोड पता नहीं कैसा क्या मिलता है, वहां पे वी नीड ग्रिपिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कोई भी मोशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये इंट्रोड्यूस किया गैलीलियो ने।
गैलीलियो ने सजेस्ट किया कि ये जो मोशन हो रहा है, ये मोशन रुक रहा है बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण रुक रहा है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो ये मोशन जो है ये टू बी कंटिन्यूड हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो दिस इज अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम बात करते हैं कि गैलीलियो ने ये जो चीज निकाला वो कौन से ऑब्जर्वेशन या कौन से एक्सपेरिमेंट से निकाला। जस्ट सी, हम लोग उसको देखते हैं। गैलीलियो ने अपनी बात समझाने के लिए कुछ इस 3 टाइप के सरफेसेस ले लिया। उसने एक बॉल को एक स्लोप से ड्रॉप किया इस इंक्लाइंड सरफेस पे। यहाँ पे ये इंक्लाइंड है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, वंस अगेन यहाँ इंक्लाइंड है। और ये जो सरफेस है उसने स्मूथ बना के रखा है। स्मूथ का मतलब ये होता है कि देयर इज नो फ्रिक्शन, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी सरफेस हमारे पास ऐसा नहीं है जहां पे जीरो फ्रिक्शन हो, बट जितना उसको मिनिमाइज किया जा सकता है उतना उसने मिनिमाइज किया है। तो जैसे अगर आप ऑब्जर्व करें, हम लोग अपना साइकिल की जो मैं बात कर रहा था, बाइसिकल की, तो उसके चेन में और स्प्रॉकेट में हम लोगों को ऑयलिंग करना होता है। अगर हम ऑयलिंग ना करें तो वो जो साइकिल चलने के लिए जो हमको फोर्स लगता है वो काफी ज्यादा लगता है। लेकिन जब हम ऑयलिंग कर लेते हैं, चेन में हम लोग ऑयल डाल देते हैं, तो साइकिल चलाने के लिए फोर्स हम लोगों को कम लगता है। दिस इज बिकॉज कि चेन और स्प्रॉकेट के बीच में फ्रिक्शन है। स्प्रॉकेट मतलब जो चक्री है, चक्के के पास जो चक्री लगी होती है, उसके लिए, उस बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ऑयलिंग करने की वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होने की वजह से मोशन उसका इजी हो जाता है, फोर्स उसमें कम लगना शुरू होता है। तो यहाँ पे जो गैलीलियो ने लिया था वो एक ऐसा ही स्मूथ सरफेस लिया था जिसमें नियर अबाउट नो फ्रिक्शन हो। जब उसने बॉल ड्रॉप किया एक पर्टिकुलर हाइट से, तो ये बॉल मूव होते होते ऑलमोस्ट सेम हाइट तक दूसरे स्लोप पे रीच कर गया। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा, लेकिन नियर अबाउट वो उसी पॉइंट तक पहुंचा जहां से हमने उसको छोड़ा था। फिर उसने दूसरी चीज ये किया कि स्लोप को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मतलब बढ़ा नहीं दिया, स्लोप ऐसे बढ़ेगा, ये स्लोप को उसने कम किया, ये डिस्टेंस बढ़ा दिया। फिर वंस अगेन उसी हाइट से जब उसने बॉल छोड़ा तो ही ऑब्जर्व दैट कि भले ये स्लोप में डिस्टेंस उस बॉडी को ज्यादा कवर करना पड़ा, बट ये जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम हाइट तक ही ऊपर चढ़ी है। कहने का मतलब यह है कि अगर सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो स्लोप आप कैसा भी कर दें, यहां जिस हाइट से आप उसको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, उतने ही हाइट तक वो यहाँ पे रीच करेगी। लेकिन अगर ये स्लोप न रखते हुए इसको अगर हॉरिजॉन्टल कर दिया गया और यहां से बॉल छोड़ा गया, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ये बॉल जो है ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, इन अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। मतलब यहां पे उसका एज्यूम्पशन ये था, या ये चीज वो बोलना चाह रहा था कि अगर फ्रिक्शन अब्सेंट है तो ये जो बॉडी है ये लगातार कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी। तो दैट इज द करेक्शन, ये करेक्शन था। एरिस्टोटल ने जो चीज बोला था उस पर गैलीलियो ने इस चीज को करेक्ट किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, गैलीलियो का जो ऑब्जर्वेशन था, गैलीलियो ने जो चीज बोला था वो अपने ऑब्जर्वेशन से बोला था। यहाँ पे एरिस्टोटल ने जो चीज बोला था वो ऑब्जर्वेशन से बोला था, बट गैलीलियो ने उसको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जोड़ा और वो था फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस टाइप से यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई एरिस्टोटल में, एरिस्टोटल की बात में, कि स्टेट ऑफ रेस्ट यही नहीं, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट की तरह होगा। और कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन तब तक नहीं छोड़ती जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए, जो कि हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं।
गैलीलियो और न्यूटन आसपास ही थे, ये बहुत आसपास मतलब रहते ही थे। उनका जो कॉन्सेप्ट देने का जो समय था वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस वाला नहीं था, यानी बहुत ज्यादा समय वाला नहीं था। तो इसके बाद गैलीलियो का ये जो कॉन्सेप्ट है फर्दर उसको इलोबरेट किया न्यूटन ने, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। हमने हमारे फाउंडेशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तीनों लॉज के बारे में स्टडी किया है। मैं आपको फिर से एक दफा बोलूंगा कि फर्दर अभी जो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, उसके लिए आप उन वीडियोस को एक दफा जरूर रिकॉल करें और उसको फिर से एक दफा करके आपके जो पुराने नोट्स है जिसमें आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह लिखा है उसको एक दफा अच्छे से स्टडी कर ले, फिर फर्दर हम इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के साथ आगे बढ़ाएंगे। दिस इज अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बोला जाता है टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और हर बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है, रहती है। ऐसा तब तक रहती है जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया।